धौलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर जगन गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। जगन गुर्जर ने बाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जगन गुर्जर ने कहा कि एक व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के बाद अब जांच भी शुरू की है, दर्ज कर ली गई है शिकायत। बाड़ी कोतवाली थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर जगन गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। जगन गुर्जर ने बाड़ी थाने में इस बाबत केस दर्ज कराया, शिकायत दर्ज कराई। जगन गुर्जर का कहना है कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और फोन पर गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन, जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जगन गुर्जर से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। जगन गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। खुद जगन गुर्जर थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई और जगन गुर्जर की माने तो उनको बकायदा एक व्यक्ति का फोन आया है और फोन पर उन्हें गाली गलौज उस व्यक्ति ने की, साथ ही जान से मारने की धमकी तक दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हरिवीर का रुख करते हैं। हरिवीर, ये शख्स कौन है जिसने धमकी दी है जगन गुर्जर को? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो जगन गुर्जर है उसको आज सुबह धमकी मिली है फोन पर। उसका बताया जा रहा है कि भांजा ही लगता है, परिवार का है। जब एसएचओ बाड़ी कोतवाली से जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो जगन गुर्जर को धमकी देने वाला है वो उनका भांजा ही है, पारिवारिक मामला है। उसको बुलाया जा रहा है। जो जगन गुर्जर ने जो बाड़ी थाने में शिकायत दी है उसके आधार पर उसके जो भांजा है उसको बुलाया जा रहा है। वो धौलपुर जिले से बाहर कहीं मजदूरी का काम करता है, तो उसको वहां से बुलाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो जगन गुर्जर है उसने जो बताया है कि उसको सुबह फोन आता है और उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जगन गुर्जर का जो भांजा है जो इस समय गुजरात में काम करता है, बताया जा रहा है। दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद चला रहा है। एक दूसरे ने फोन पर धमकी दी है। जी एसएचओ का कहना है कि दोनों तरफ से गाली गलौज की गई है और धमकी दी गई है। जो जगन गुर्जर है उसने कोतवाली थाने में पहुंच करके शिकायत सौंपी है, उस पर पुलिस जांच कर रही है। जी हरिवीर, लेकिन पुलिस क्या अब गिरफ्तारी करेगी दूसरे शख्स की या नहीं? जगन गुर्जर इस मामले में क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जगन गुर्जर की एक बाइट सामने आई है जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई है। उस बाइट में उनका कहना है कि सुबह जब मैं सो रहा था तो मेरे पास फोन आता है और मेरे को गाली गलौज दी जाती है पहले, उसके बाद में जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर हमने एसएचओ जो संतोष कुमार है बाड़ी के, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि ये पारिवारिक मामला है, इनमें दोनों में आपसी विवाद चल रहा है। तो उसको लेकर के जो इसका भांजा है उसको गुजरात से बुलाया जा रहा है और उसमें ठीक है, नजर बनाए रखिएगा हरिवीर। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस की माने यह पारिवारिक मामला ज्यादा लग रहा है और सिर्फ धमकी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से दी गई है। फिलहाल भांजा बताया जा रहा है जिसने धमकी दी है जगन गुर्जर को, और उसे गुजरात में वो रहता है, यहाँ बुलाने के लिए, पूछताछ करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जब भी फोन आया तो 3 बार जब मैंने उठा लिया, मुझे मारने की धमकी दी, फिर जान से मार रहे हैं हम। रिंकू सनफ शंकर ने, मैं बाड़ी मकान में सो रहा था, मैं बाड़ी कोतवाली ने फरियाद कराई। ये कौन है रिंकू सनफ शंकर? का है। इससे कोई पुरानी रंजिश? मेरी कोई रंजिश नहीं। अलवर के केड़ली कटुमर से बड़ी खबर है, जहां पर 17 सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 17 सरपंचों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। कटुमर के सरपंच संघ जिला अध्यक्ष जोरमल ने बीजेपी ज्वाइन करवाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के साथ सरपंच पहुंचे थे जयपुर। देखिए, कल ही कांग्रेस की बड़ी बैठक जयपुर में हुई, कैसे संगठन को मजबूत करना है। लेकिन इस बीच अब खबर ये आई कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गांव देहात में जो कांग्रेस काफी मजबूत कही जाती है, वहां पर एक झटका है। 17 सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की है। और झुन्नू के खेतड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया है। कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर जोरदार हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने संचालक से माइक तक छीन लिया। स्वागत समारोह शुरू होते ही कार्यकर्ता विरोध जताने लगे। विधानसभा चुनाव में खिलाफत करने वालों को तवज्जो देने का आरोप लगाया गया। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और विधानसभा प्रत्याशी प्रधान मनीष गुर्जर के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जिलाध्यक्ष दिनेश सोंडा और विधानसभा प्रभारी विक्रम जाखड़ भी मंच पर मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको
खेतड़ी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहसबाजी होती हुई भी नजर आ रही होगी। ये हंगामा हुआ है कांग्रेस की बैठक में, कांग्रेस की बैठक चल रही थी और इस बीच कार्यकर्ताओं ने मंच पर जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। स्वागत समारोह शुरू होते ही कार्यकर्ता विरोध जताने लगे। विधानसभा चुनाव में खिलाफत करने वालों को तवज्जो देने का आरोप लगाया गया है और इसी बात को लेकर यह हंगामा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कृष्ण हमारे संवाददाता ने भेजी हैं, वो हम दिखा रहे हैं। कृष्ण, जरा बताइए कितनी देर हंगामा चलता रहा और किस बात पर आग बबूला हो गए कार्यकर्ता? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी खेतड़ी में, और कि इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा और विधानसभा प्रभारी विक्रम जाखड़ है वो पहुंचे थे। और जैसे ही बैठक शुरू हुई तो पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह है और जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थी मनीषा गुजर, उनके समर्थक थे वो आमने सामने हो गए और समर्थक है वो मंच पर चढ़ते हुए हंगामा करने लगे। जो मनीषा गुजर के समर्थक थे उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की थी उन्हें इस मंच पर है वो प्राथमिकता दी जा रही है और लगातार विरोध जताते रहे। इसके बाद जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने वो मामले को संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत किया। करीब 10-15 मिनट तक ये हंगामा होता रहा। इसके बाद ये बैठक शुरू हुई है। जी, बैठक फिर से शुरू हुई है और क्या ये सामान्य बैठक हो पा रही है कृष्ण? जी, जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शांत किया है और उनसे कहा है कि बैठक में बाद उनकी जो भी कोई समस्याएं हैं, जो भी उनकी कोई मांगे हैं वो सुनी जाएगी और पार्टी के उच्च स्तर पर जो भी कार्यकर्ताओं की राय है वो पहुंचाई जाएगी। उसके बाद कार्यकर्ता शांत है और शांत। शुक्रिया कृष्ण। तो कुल मिलाकर विधानसभा के जो प्रभारी विक्रम जाखड़ भी मंच पर मौजूद हैं और अब ये मामले को शांत कराया गया है, लेकिन 15 मिनट तक इस तरह का हंगामा चलता रहा। अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर एनजीटी की पालना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सख्त आदेश दिए गए। सुनवाई के दौरान वीसी के जरिए कई अधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। 7 अप्रैल तक फूड कोर्ट को पूरी तरह से तोड़ना होगा और 6 महीने में सेवन वंचर को हटाने के आदेश दिए गए हैं। जिस एरिया में वेटलैंड को नष्ट किया गया उतना ही एरिया सिटी में वेटलैंड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया, सुनवाई में क्या कुछ हुआ, यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि अब जल्द ही कुल मिलाकर 6 महीने के अंदर पूरा वंडरलैंड खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान सख्त एक्शन में सुप्रीम कोर्ट दिखा है। एनजीटी की जो पालना है उसको जो है निर्देश दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो इसमें पहला जो निर्णय लिया गया है उसमें ये कहा गया कि जो 7 वंडर है उसको 6 महीने के अंदर हटाया जाए, क्योंकि वहां पर जो स्मृतियां बनी हुई है उनको सुरक्षित रूप से अगर हटाने की बात है तो उसको सुरक्षित रूप से हटा लिया जाए और वेटलैंड जो एरिया है उसको संरक्षित वापस है वो करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ जो फूड कोर्ट बनाया गया था, जो 2 मंजिला जो फूड कोर्ट था उसको एक ही हिस्से को यहाँ पर जो है तोड़ा गया था, तो अब उसको पूरे हिस्से को जो है तोड़ने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आना सागर के सट्टे ही बना हुआ है। तो इसके साथ साथ जो है इस मामले में 7 जो अप्रैल है तब तक इस फूड कोर्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ना होगा। तो इस तरह के जो निर्णय हैं वो दिए गए हैं। साथ ही वेटलैंड एरिया जो नष्ट किया गया है, जो एनजीटी ने जो गाइडलाइन बनाई थी, उसके अलावा जो निर्माण इन्होंने किए थे उस निर्माण के बजाय जो वेटलैंड एरिया है वो सिटी में नया तैयार करने की उतना ही नया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो गांधी स्मृति उद्यान है, पाथवे है और आजाद पार्क में परिसर में जो बिल्डिंग बनी हुई है उनको लेकर जो है 7 को इस मामले में अगली सुनवाई है। तो आज जो निर्णय है जो है इसमें किया गया है, लंबे समय से जो है इसमें कार्रवाई जो है की जा रही थी, तो आज जो है न्यायालय ने एक बड़ा जो फैसला है वो इसमें सख्त एक्शन के साथ दिया है। तो इस मामले में जो है अब देखना होगा कितने जल्दी जो है प्रशासनिक रूप से ये कार्रवाई होती है, क्योंकि आज इस मीटिंग में कलेक्टर के साथ साथ एडीए आयुक्त और निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी और स्मार्ट सिटी के जो सीईओ थे वो तत्कालीन, उन सभी को जो है निर्देश यहाँ पर जो है दिए गए। तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वेटलैंड एरिया से जुड़ा हुआ है, ग्रीनलैंड एरिया से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो तक जो है इस मामले में कार्रवाई है, और इस मामले में क्योंकि लंबे समय से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे, एनजीटी की ओर से कार्रवाई के लिए कहा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कड़ा एक्शन लिया है। जी
शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर डेडलाइन तय कर दी गई है, 6 महीने की डेडलाइन 7 वंडर को हटाने की और फूड कोर्ट को 7 अप्रैल तक कह दिया गया है कि एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसको पालना करे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ये आदेश दिए हैं अधिकारियों को। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तानी महिला घुसपैठ केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है हमारा उर्फ हमारा बीएसएफ की शुरुआती पूछताछ में महिला ने घरेलू हिंसा की बात कही। पति की प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने की उसने बात कही है। बीएसएफ के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ हमारा से पूछताछ जारी है। तो एक महिला जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, वो अचानक बॉर्डर क्रॉस करके भारत में चली आई थी और इस घुसपैठ को लेकर बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है अमारा, जिसका नाम हमारा भी है। बीएसएफ की शुरुआती पूछताछ में महिला ने घरेलू हिंसा की बात कही और उसने कहा कि पति की प्रताड़ना से बचने के लिए वो भारत के अंदर आ गई थी, बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पाकिस्तानी महिला हमारा से पूछताछ जारी है। हर एंगल के तहत बीएसएफ हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां कड़ाई से उससे पूछताछ कर रही हैं। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, हालांकि जिस तरह से ये महिला आई है, अपनी जो दलील वो रख रही है, क्या सुरक्षा एजेंसी उस पर भरोसा कर पा रही है या फिर अभी भी पूछताछ जारी रहेगी? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस दलील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा रहा है मनु, और यही वजह है कि न केवल बीएसएफ बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो सीआईडी हो, आईबी हो या अदर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एजेंट है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पाकिस्तानी महिला जिसका नाम हमारा उर्फ अमारा बताया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसकी दलील यही है कि अपने पति से और अपने ससुराल वालों से काफी ज्यादा परेशान थी और संभवतः उन्हीं की प्रताड़ना से बचने के लिए इसने भारत की ओर रुख किया। पुलिस के द्वारा, स्थानीय बीएसएफ के द्वारा इसको पुशबैक करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन इसने पाकिस्तान लौटने से इंकार कर दिया है। तो ऐसे में भी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है और इसके असल मकसद को जानने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल अशोक, इसी तरह की दलील दी जाती है जब भी कोई घुसपैठिया होता है। कई बार बोलते हैं कि वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं रिटार्डेड है, लेकिन जरूरी है कि ऐसे लोग एजेंट भी होते हैं, जासूसी भी करते हैं, आईएसआई के भी एजेंट होते हैं, तो जाहिर तौर पर पूछताछ अभी माना जाए कि अशोक लंबी चलने वाली है अभी? बिल्कुल लंबी चलने वाली है और सबसे खास बात ये भी है कि क्योंकि मैगली ना तो रिटायर्ड है और ना किसी भी तरह से विक्षिप्त लग रही है, लेकिन इसका जो वास्ता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से है। तो ऐसे में पूछताछ किया जाना और भी ज्यादा गंभीर, बिल्कुल अशोक, और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हों, वो भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। एक बड़ी खबर पाली से है, जहां पर खास सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शुद्ध आहार और मिलावट पर वार के तहत ये एक्शन हुआ है। करीब 11,000 लीटर तेल को सीज किया गया। पुराने डिब्बे में पैक किए गए पाम ऑयल के सीज किया गया है। रिफाइंड ऑयल और सरसों के तेल को भी सीज किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के शेखों की ढाड़ी स्थित एक फैक्ट्री में कार्रवाई हुई। फैक्ट्री मालिक ने कवरेज करने गई मीडिया के साथ बदतमीजी तक कर डाली। खास सुरक्षा की टीम की ये कार्रवाई और खाद्य निरीक्षक सुरेश शर्मा के नेतृत्व में ये एक्शन हुआ। श्याम चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, ये जो 11,000 लीटर तेल सीज किया गया है, क्या इसकी सप्लाई भी कहीं होती थी? जी बिल्कुल, लगातार पाली साइड में एक नकली तेल के मिलने का संदेश मिला जा रहा है, जिसको लेकर आज एक बड़ी कार की ढाई थी, जहां पर करीब 11,000 लीटर तेल को सीज किया, जो नकली तेल होने का संदेश जताया जा रहा है, जिसको लेकर भी खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सैंपल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस सैंपल के बाद ये पता चल पाएगा कि ये वाकई में तेल नकली था या मिलावटी था या इसमें किस प्रकार के जो शामिल थे तत्व। ये सुरेश, जो खाद्य निरीक्षक है सुरेश शर्मा ने बताया है कि इस फैक्ट्री के अंदर 300 डिब्बे पॉम ऑयल, 126 डिब्बे सरसों का तेल, 255 डिब्बे सोयाबीन के तेल के पाए गए हैं, जिनमें करीब 11,000 लीटर ये तेल भरा हुआ था, जिनके सभी के अलग अलग तरह से सैंपल लिए गए हैं और इनके सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजाया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसका इसको पता चल पाएगा। फिलहाल इससे पूरे जो तेल को सीज करके इसको सीज किया गया ताकि ये आगे
जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई तब तक आगे नहीं दे सके थी। शुक्रिया तमाम जानकारी शाम हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर में राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सारिका सिंह ने पदभार संभाल लिया है। इसके लिए पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सारिका सिंह का स्वागत किया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधन में कहा कि महिलाओं को संबल देना, मजबूत बनाना पार्टी की प्राथमिकता है। सामान्य दिन नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम एक नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाते हुए इस दिन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आभार, गर्व और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष के रूप में शपथ लेती हूँ। यह पद केवल एक उपाधि नहीं है, यह एक पवित्र विश्वास है जो मुझे सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी है महिलाओं की आवाज को ऊंचा करने, उनके अधिकारों को के लिए लड़ने और एक समान, सम्मान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने इतना शानदार यहाँ का आयोजन रखा और पद ग्रहण हुआ, और होली की भी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। कल ही डोटासरा जी ने बहुत शानदार होली का कार्यक्रम रखा था और आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी के अंदर जुड़ गया है, तो होली की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज जो स्थिति है और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसकी अगर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूं तो आपको इस देश के अंदर जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन हम आजाद हुए, पहले ही दिन से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से इसी कांग्रेस पार्टी ने इन महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार उसी दिन से दिया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ कॉलोनी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुलिस दबिश में अपनी बच्ची को खोने वाले परिजनों से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मेव समाज के लोगों से साइबर ठगी और टटलूबाजी नहीं करने की अपील की। साथ ही कहा कि कुछ लोग द्वारा की जा रही साइबर ठगी से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है, इसीलिए लोग साइबर ठगी ना करें। पुलिस लोगों को रबड़ का सांप बनाकर लूटती है। यहीं से चल के भरतपुर की मेवात तक 10-20 गाड़ियां, मैं आपके साथ चलूंगा, गांव में सभा करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे, समाज सुधार की बातें और बढ़ते जाएंगे। उसमें समय ज्यादा लग सकता है, 5 दिन का 7 दिन का, लेकिन मैं आपके साथ रहकर मैं खुद लोगों को समझाऊंगा, आप खुद लोगों को समझाओगे, कुरान पर हाथ रखवाओगे। मैं रामायण महाभारत पे या गंगा का जल वैसे सीधा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी आस्था है। इसलिए अगर ऐसा एक अभियान अपन चलाएंगे तो ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए एक आयोजन करो, गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान, समाज सुधारो अभियान, समाज सुधारने का अभियान। हमारे प्रमुख लोग भी चलेंगे, नेता भी चलेंगे, सभी दलों के चलेंगे और डॉक्टर केजरीवाल भी हमारे साथ चलेगा और एक बड़ी सभा करके जो अपराधी हैं उनको ललकारें। अपराधी कौन? चाहे समाज में है, चाहे पुलिस में है। पुलिस देखो, देश में कानून का राज है। पुलिस का चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, उसको कानून में ये नहीं कह दिया कि तुम किसी के घर में घुसकर पैर रख के किसी की बच्ची को मार दो ना, उसके खिलाफ भी 302 का मामला बनता है। जोधपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेवत राम डांगा पर बड़ा हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि क्षेत्र के कर्मचारी क्या, ये खुद मेरे आदमी हैं, मैंने ही उनको तैयार किया, जहां जाएंगे ऐसी ही हरकत करेंगे, पार्टी के खिलाफ ही बोलेंगे। रेवत राम डांगा ने सीएम अजलाल को दरअसल पत्र लिखा था और उसी को लेकर हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी है।
अपने मामला में तो उसमें क्या कह सकते हो, आपको पता है सरकार बीजेपी की है, जिनको पत्र लिखा वो जाना वही जवाब देंगे उसका। सर ऐसी क्या सेटिंग है कि आपके आदमी वहाँ पे लगे? आप समझ ही नहीं रहे हो, कहने को तो कोई कुछ कहते उससे तो मेरा ही आदमी था खुद ही, वो तो मुझे छोड़ के तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जहाँ भी उसकी आदत है, आदत छोड़ नहीं सकता कोई भी। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी के बाद राजस्थान में भी लाउडस्पीकर को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, तो वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने सभी धर्मों को कानून का पालन करने की नसीहत दी है। उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावलंबी का धर्म है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा, अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। जहाँ बच्चियों से, माँ बहन बेटी से बलात्कार हो रहा है और वहां पर ये बीजेपी के दरवाजे बंद है, मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है, जन समस्या सुनते नहीं, उनका दरवाजा बंद है जब से वो मुख्यमंत्री निवास में आए। इसलिए ये तय कर लें, अब बीजेपी जो मनमानी कर रही है, लाठी गोली के दम पे लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, वो दबेगी नहीं। मुकाबला करेंगे, बराबर में संघर्ष होगा, लेकिन बीजेपी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको